बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की नई जो पुस्तक लगी है मल्हार, उसका उसका दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है तीन बुद्धिमान। तीन बुद्धिमान नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें तीन विद्वानों की, तीन ऐसे व्यक्तियों की कहानी है जिनकी बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध होती है या जो अपनी बुद्धि से लोगों में प्रसिद्ध होते हैं। यह एक लोक कथा है, यानी कि एक किंवदंती है, यानी कि आम लोगों द्वारा कही गई कहानी, प्रादेशिक कहानी। तो चलिए सुनते हैं कहानी, समझते हैं कहानी को। शीर्षक है पाठ का शीर्षक है तीन बुद्धिमान। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। एक निर्धन व्यक्ति, बहुत निर्धन गरीब व्यक्ति था, जिसके तीन बेटे थे। वह अपने बेटों से हमेशा कहता था कि बच्चों, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, इसलिए तुमको वो धन तो मिल नहीं सकता है, इसलिए तुमको अपने में दूसरे तरह के धन का संचय करना चाहिए। अब दूसरे तरह का धन से उसने अपने बच्चों को यह शिक्षा दी कि तुम अपने अंदर गुणों का विकास करो, यानी कि वह कहता था कि हर वस्तु और स्थिति को पूर्ण तरीके से समझने का प्रयास करो, यानी कि अपने सराउंडिंग्स को बहुत ध्यान से देखो, आसपास की चीजों को इतनी ध्यान से देखो, इतना ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करो कि कुछ भी तुम्हारी आंखों से छिपा न रहे, यानी कि पैनी दृष्टि रखो, एकदम गिद्ध की जैसी पैनी दृष्टि रखो, जिससे कि तुम्हारी आंखों के सामने जो वो हो तो तुम्हारे दिमाग में भी हो, उस पर तुम्हारा ध्यान जाए, वो क्लियर हो, स्पष्ट हो। ऐसा करने से तुम्हारे पास दृष्टि पैनी होगी और सोने चांदी की जगह तीव्र बुद्धि होगी, यानी कि बहुत ज्यादा तुम बुद्धिमान होगे। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 नहीं रहोगे का मतलब कभी किसी से कम नहीं रहोगे। भले ही तुम्हारे पास पैसे ज्यादा न हो, लेकिन तुम हर किसी तरह से, हर हाल में तुम आराम से अपना गुजारा कर सकते हो, तुम आराम से रह सकते हो, यानी कि वह उन्हें उनके आंतरिक गुणों को निखारने पर जोर देता है। समय बीतता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, तीनों बच्चे आपस में बैठकर बातें करते हैं। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ तो कुछ भी करने को नहीं, आओ घूम फिर कर जगत देखें, यानी दुनिया देखते हैं क्या है दुनिया में। आवश्यकता पड़ने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तो तीनों बच्चों को यह विश्वास था कि वो भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके पिता ने उनके आंतरिक गुणों का समुचित विकास किया है। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। काम की तलाश में वे निकल गए यात्रा पर। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। अपने डिजायर प्लेस के लिए वो 40 दिनों तक चलते रहे। उनको जो जगह अच्छी लग जाए, ऐसा लग जाए जहां उनको टिकना है, उसकी खोज में वो 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब समाप्त हो चुका था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। चलते चलते पैरों में फफोले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को ही नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। चलते चलते 40 दिनों की यात्रा करते करते वो कहाँ पहुंचे? एक बहुत बड़े शहर तक पहुंच गए। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे, यानी कि अब उनको उत्साह हो गया कि अब तो मंजिल आ गई, कोई तो नगर आया, और वो और जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में चलने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंचे तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। पता वो और उसके पिता ने उनको पैनी दृष्टि रखने की सलाह दी थी, तो उनको शुरू से आदत हो गई कि इसमें आसपास की चीजों को क्लियरली ऑब्जर्व करने की। तो अपने आसपास की जगह को देखकर वो कहता है कि, बिल्कुल श्योर होकर कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका, यानी कि उन दोनों तीनों में जो बीच वाला था वह रुकता है और सड़क के दोनों ओर देखकर बोलता है, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। संभवतः यानी कि शायद, वो अनुमान लगा रहा है कि शायद जो ऊंट था
वह एक आंख से नहीं देख पाता था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। पता नहीं क्या देखा उसको, क्या ऐसा क्लू मिला कि वह कहता है कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा, महिला यानी कि एक लेडी, एक स्त्री और एक छोटा बच्चा था। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, क्या तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। वह घुड़सवार से पूछता है कि तुम जरूर किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो, वस्तु यानी कि चीज। तो घुड़सवार बोलता है, हाँ। फिर वो कहता है, तुम्हारा तो ऊंट खो गया है ना? घुड़सवार ने अगेन समर्थन में सिर हिलाया और कहता है, बहुत बड़ा सा ऊंट खो गया है। तब फिर उसने फिर पूछा, वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मंझले ने इस बार पूछा। तो घुड़सवार ने फिर हाँ कहा। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? इस बार छोटे व्यक्ति ने पूछा। घुड़सवार को अब तक उन पर संदेह हो गया, उन पर डाउट हो गया और बोला, अच्छा तो तुम्हारे पास मेरा ऊंट है, चलो बताओ, जल्दी बताओ, तुमने उसका क्या किया, मेरे बीवी बच्चे का क्या किया? तो तीनों कहने लगे कि नहीं नहीं, हमने तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा है। तो घुड़सवार माना ही नहीं, उसने कहा, फिर तुम्हें इतनी बातें कैसे पता? तो फिर वो तीनों कहते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। तो भाइयों ने उत्तर दिया, शीघ्रता से उस दिशा में घोड़ा दौड़ा, वहां तुम्हें ऊंट मिल जाएगा। वो ऐसा उनको कहते हैं। वो तीनों भाई मिलकर उस घुड़सवार को सलाह देते हैं कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम उस दिशा में जाओ तो तुमको तुम्हारी बीवी और बच्चा और ऊंट सब मिल जाएंगे। तो घुड़सवार मानने को रेडी ही नहीं होता, तैयार ही नहीं होता। घुड़सवार के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तो तुम्हारे पास है और तुम्हें मुझे उसे लौटाना ही पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों ने उतना क्लियरली, इतना सटीक अनुमान लगाया था कि घुड़सवार को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऊंट उनके पास नहीं है। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होकर कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी बात नहीं माना और अपनी तलवार निकाल ली और उन्हें अपने साथ चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। सुरक्षा कर्मियों यानी कि जो सुरक्षा करते हैं, गेट की रखवाली करते हैं, गेट कीपर्स यानी कि दरबान, उनके पास सौंपकर वह राजा के पास अनुमति लेने के लिए पहुंचता है, राजा के दरबार में। राजा को कहता है, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ बड़े से ऊंट पर सवार थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि उन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बच्चे को मार डाला है। तो राजा ने कहा, तुम ऐसा इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा, क्योंकि मैंने तो कुछ भी बात नहीं की, मैं तो अपने ऊंट को खोजता चला जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने ही मुझे सारी बातें बताई। उन लोगों ने ही कहा कि ऊंट बहुत बड़ा सारा था, उसकी एक आंख नहीं थी और ऊंट पर महिला और एक बच्चा बैठा था। राजा ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोला, ठीक है, जब उन्होंने इतना कुछ क्लियरली ऑब्जर्व किया है तो जरूर उन्होंने ही उसे चुराया होगा, जाओ उनको यहाँ लेकर के आओ। ऊंट का स्वामी बाहर जाता है और तीनों को लेकर झटपट अंदर आता है। चोरों, तुरंत बताओ। राजा बहुत उनको स्ट्रिक्टली पूछता है, बहुत धमकाते हुए बोलता है, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छुपाया है? हम चोर नहीं है भाई, हम चोर नहीं है, हमने इनका ऊंट नहीं देखा, भाइयों ने एक साथ उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही सही बता दिया, तो अब तुम यह कहने का साहस कैसे कर सकते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है, हमें ऐसी ही शिक्षा दी गई है कि हमारी दृष्टि से कुछ भी नहीं चूकता, हमारी आंखों से कुछ भी नहीं छिपता। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, बहुत अभ्यास किया है, इसलिए ऊंट को भीतर देखे ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंसने लगा। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सही बोल रहे हैं। राजा बोलता है कि ऐसा कैसे संभव है? तो तीनों बोलते हैं एक साथ कि हाँ महाराज, यह संभव है।
तो राजा कहता है कि चलो अभी हम तुम्हारी सच्चाई की जांच करेंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह 2 सेवकों के साथ लौटता है और वो दोनों सेवक एक बहुत बड़ी सी पेटी लेकर अंदर आते हैं और सावधानी से महल के द्वार पर रख देते हैं, दरबार के द्वार पर रख देते हैं और एक तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उस बात का ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से लाई गई, कैसे रखी गई, किस ढंग से रखी गई। राजा ने कहा, चलो बताओ उस पेटी में क्या है। महाराज, हम तो पहले ही विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, लेकिन अनुमानित तौर पे हम बता सकते हैं कि उसमें क्या है। उसमें अनार रखा है। उसमें क्या रखा है? उसमें एक छोटी सी कोई गोल वस्तु रखी है, बड़े भाई ने कहा। तब मंझला तुरंत बोलता है, यानी कि बीच वाला, कि उसमें एक अनार रखा है और छोटा वाला इतने में ही बोल पड़ता है कि वह अनार अभी कच्चा है। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर जब उसमें झांका जाता है तो उसमें वही कच्चा अनार दिखाई देता है। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती है। कोई सीमा न होना, आश्चर्य की सीमा न होना, ये एक मुहावरा है बच्चों। आश्चर्य की कोई सीमा नहीं होना यानी कि वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मय से भर जाता है। राजा ने अनार निकालकर वहां सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखाया और ऊंट के माली से कहा, इन लोगों ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए हुए रास्ते पर जाकर अपना ऊंट खोजो, सच में वो तुमको मिल जाएगा। फिर राजा उनको बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहे जा सकते हो, परंतु पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने कैसे जाना कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है। सबसे बड़े भाई ने कहा, तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो, जहां भी जाना चाहे जा सकते हो, किंतु जाने से पहले मुझे तुम सारी बात विस्तार के साथ बता के जाओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है और तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? राजा ने बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों के द्वारा मुझे ये पता चला कि कोई बहुत बड़ा सा ऊंट है। और फिर जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो मुझे लगा कि वह क्या खोज रहा है, वह ऊंट ही खोज। राजा ने कहा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा यह बताओ, तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि वह एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा ना? तो मंझला बोलता है, मैंने इस बात से अनुमान लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो बिल्कुल चरी हुई थी, पर बाईं ओर की घास जो कि त्यों रखी थी। मंझले भाई ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। बहुत उत्तम। राजा बहुत खुश होकर बोल जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। अच्छा यह कहो, तुमने से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला बैठी थी? तब छोटा भाई बोलता है, मैंने महाराज, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के निशान तथा छोटे पैरों के भी चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा, राजा बोलता है। लेकिन तुम दोनों को यह कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई। तब सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह वे दोनों व्यक्ति पेटी उठाकर लाए ना महाराज, उससे बिल्कुल ही सही समझ आ रहा था कि वह बिल्कुल भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे किसी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई पड़ी, यानी कि आवाज सुनाई पड़ी। तब मंझला भाई बोलता है, मैंने भी ऐसा अनुमान लगाया, क्योंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें चूंकि कोई गोल वस्तु है तो वह अवश्य ही अनार ही रहा होगा, क्योंकि आपके महल के आसपास अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजा बहुत खुश हो जाता है और सबसे छोटे भाई से पूछता है, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? महाराज, इस समय उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। और खिड़की खोलकर उस ओर संकेत कर देता है। तो राजा ने देखा कि उद्यान में लगे हुए सभी अनार वास्तव में कच्चे ही हैं।
तो राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। तीक्ष्ण मतलब तेज, तेज बुद्धि से राजा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। तो राजा इनसे कहता है कि तुम सच में धनवान हो, भले ही तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग धनवान हो, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि का एक बहुत बड़ा कोश है, बुद्धि का एक बहुत बड़ा खजाना है। और ऐसा बोलकर राजा उन्हें अपने दरबार में रख लेता है। तो बच्चों, देखा कितनी प्रेरणादायी कहानी है, कितनी शिक्षाप्रद कहानी है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते, हमें अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए। अगर हम व्यक्ति में अंदर के गुण हैं तो वो कहीं पर भी रह लेता है, कैसे भी जीवन को निर्वाह कर लेता है और किसी भी परिस्थिति में वो रह सकता है। तो आशा है आपको यह कहानी बहुत समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अब हम जान लेते हैं इस पाठ की तालिका, यानी कि मानसिक मानचित्र जानते हैं। मानसिक मानचित्र में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों? पाठ का नाम लिखते हैं। तो पाठ का शीर्षक आप लिखोगे तीन बुद्धिमान, फिर एक एरो लगा के हम लिखेंगे उस पाठ की विधा। विधा क्या है? क्योंकि एक नैरेटिव फॉर्म में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे गद्य। विधा क्या है इसकी? गद्य है। और क्योंकि इसके कोई लेखक नहीं, लोक कथा है, तो हम किसी लेखक का नाम तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर एरो करके हम इस कहानी की शिक्षा लिखेंगे। तो यहाँ पे तालिका में आप मुख्य रूप से तीन बातें लिखेंगे। एक तो पाठ का शीर्षक, फिर पाठ की विधा और अंत में पाठ की शिक्षा। तो आशा है कि आपको यह कहानी बहुत सरल शब्दों में समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब लर्निंग लैंग्वेज। थैंक यू।